हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज बात करने जा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय जो हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है, हमसे क्लैरिफिकेशन लेता है। हम पहले रीजंस देखेंगे, क्या क्या कारण होते हैं, फिर उसको हम मिटिगेट करने के लिए, उसको हम टैकल करने के लिए हम देखेंगे कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहला रीजन जो है वह रीजन, ये रीजंस वो हैं जो कॉमन रीजंस है, मेजर रीजंस है जीएसटी में नोटिस आने के लिए, जिससे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन करते समय, जीएसटी नंबर लेते समय। तो पहला रीजन जो है वो है रेंट एग्रीमेंट में इनकम्प्लीटनेस, डेफिशिएंसी। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल में और रेंट एग्रीमेंट में एड्रेस का मिसमैच होना। किस कारण से? क्लैरिकल मिस्टेक से। क्लैरिकल मिस्टेक से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो एड्रेस है वो हम रेंट एग्रीमेंट में प्रॉपर नहीं डाल पाते। साथ ही साथ कभी कभी हम ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि जो प्लेस ऑफ बिजनेस में जहाँ एड्रेस फिल करते हैं वहाँ भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में एड्रेस है वो हम नहीं डालते। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दोगे, उसमें जो भी एड्रेस है वही आप प्लेस ऑफ बिजनेस में कॉलम्स में वहाँ फिल करेंगे, प्लस जो आपका रेंट एग्रीमेंट है वहाँ पे भी आप वही एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद तीसरा जो रीज़न है क्लैरिफिकेशन आने का वो है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में ओनर का नाम है वो नाम जो रेंट एग्रीमेंट में है उससे डिफर करता है। इसका कारण हम समझेंगे। तो हम देखते हैं, हमने रीजंस देखे, 3 रीजंस देखे हमने रेंट एग्रीमेंट में इनकम्प्लीटनेस, दूसरा हमारा बिजनेस एड्रेस, और बिजनेस एड्रेस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में है वो रेंट एग्रीमेंट में नहीं होता ड्यू टू क्लैरिकल मिस्टेक, और ड्यू टू क्लैरिकल मिस्टेक ही प्लेस ऑफ बिजनेस में फिल करते समय एड्रेस वो हम गलत भर देते हैं, दूसरा भर देते हैं। तो वो हमें प्रॉपर वही एड्रेस फिल करना है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में है, उसी को आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दोगे। वही एड्रेस जो है हम प्लेस ऑफ बिजनेस में फिल करेंगे, प्लस रेंट एग्रीमेंट में भी वही एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी ऑफिसर यही चीज़ वेरीफाई करता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को वो मेन डॉक्यूमेंट मान के चलते हैं। उसी से जो एड्रेस है वही अगर एड्रेस आपने फिल किया है रेंट एग्रीमेंट में और आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में, तो आपको इस रीज़न पे क्लैरिफिकेशन नहीं पूछेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हमें रेंट एग्रीमेंट में ध्यान रखने की बातें हैं। पहला, हमें सबसे पहले उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है? उसको हमें दोनों टेनेंट और ओनर दोनों से साइन करवाने हैं। उस पर हर पेज पे उन दोनों के साइन होने चाहिए। प्लस लास्ट पेज पे लेफ्ट साइड में दो हम विटनेसेस डालते हैं, उन विटनेस की प्रॉपर डिटेल हमें डालनी है, मतलब विटनेस मैंडेटरी है। जैसे कि क्या क्या डालना है हमें? हमें सबसे पहले उसमें नाम डालना है, उनका फादर नेम, नेम सन ऑफ ऐसे करके, प्लस उनका एड्रेस डालना है, और एडिशनली आप उनका आधार नंबर और उनका साथ साथ मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसी रेंट एग्रीमेंट में और क्या, इसमें रेंट एग्रीमेंट में दूसरी चीज़ ये आती है कि आप अगर मान लीजिए कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो रेंट एग्रीमेंट ऐसा होगा जिसमें कंपनी के एज ए टेनेंट दिखाया हो, ना कि डायरेक्टर्स को। प्लस पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के केस में भी सेम है, एलएलपी को या पार्टनरशिप फर्म को जो भी जिसका भी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन उनको रेंट एग्रीमेंट में एज ए टेनेंट दिखाना है, ना कि पार्टनर्स को। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये है कि रेंट एग्रीमेंट में एक हमें क्लोज डालना है जो कि होता है कि द प्रॉपर्टी द प्रीमाइसेस इज रेंटेड फॉर लॉफुल कमर्शियल पर्पसेस। उसमें हमें द प्रॉपर्टी इज रेंटेड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस नहीं लिखना, वहाँ पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे तो वो कमर्शियल हो जाता है। ऐसा हमारे पास रेंट एग्रीमेंट कभी कभी आते हैं जिसमें जो क्लाइंट खुद बनवा लेते हैं और वो क्या नाम है उसमें रेजिडेंशियल पर्पसेस लिखा होता है, और अगर वो अपलोड कर देते हैं तो वो जीएसटी ऑफिसर उसको क्लैरिफिकेशन के लिए डाल देता है हमें, और हमें फिर उसको चेंज करके अपलोड करना पड़ता है। तो रेंट एग्रीमेंट में हमने ये सब चीज़ें देखी। साथ में ही इसको रेंट एग्रीमेंट हमारा नोटराइज्ड भी होना चाहिए। एक स्टैम्प पेपर पे तो होता ही है, होगा ही, और उसको नोटराइज भी कराना है हमें। एड्रेस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में है वही हमारा रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और
रेंट एग्रीमेंट में जो ओनर का नाम आ रहा है वही नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होना चाहिए। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में नाम है वही रेंट एग्रीमेंट में भी होना चाहिए। हो सकता है ये डिफर होता है कई केसेस में। कैसे डिफर हो सकता है? कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसके नाम है वो उनकी डेथ हो चुकी है, अब उनके सन जो है वो वहाँ पे रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे, या उनके पास वो प्रॉपर्टी उनके नाम है। तो जो सन रेंट एग्रीमेंट देगा उस पे सन का नाम होगा, बल्कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नाम होगा वो उनके फादर का नाम होगा जिनकी डेथ हो चुकी है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम जब रेंट एग्रीमेंट अपलोड करेंगे तो रेंट एग्रीमेंट के साथ ही हम उसमें एक डेथ सर्टिफिकेट ओनर का अटैच कर देंगे। साथ ही उसमें जो लीगल हायर है, जो उनके सन है, उनके नाम जो प्रॉपर्टी की कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, साथ में हम वो लगाएंगे। अगर आप ये पहले ही नहीं लगाते तो आपको इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा, क्लैरिफिकेशन मांगेगा इसके रिगार्डिंग कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नाम अलग है और रेंट एग्रीमेंट में नाम अलग है। अगर तो इसके जो भी रेंट एग्रीमेंट में नाम है उनका ओनरशिप प्रूफ दीजिए। तो अगर आपको इस केस का पहले ही पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में नाम अलग है और रेंट एग्रीमेंट में नाम अलग है ड्यू टू द रीजन जो मैंने आपको बताया, तो आप उसमें डेथ सर्टिफिकेट प्लस जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है लीगल हायर के वो आप उसमें ऑलरेडी अटैच कर दें। ठीक है, इसके बाद एक केस और बनता है इसमें, जो कि है अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अभी पुराने ओनर का ही नाम है, उसको उसने अभी अपडेट नहीं कराया, और उसने अगर रेंट एग्रीमेंट दिया है आपको और आप उस रेंट एग्रीमेंट के बेस पे किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको इसमें पहले ही आप इसमें आप समझ जाइए कि ये क्लैरिफिकेशन आ सकती है, क्योंकि ओनर का नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल से डिफर करता है जो रेंट एग्रीमेंट में है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक एनओसी ले लीजिए जो कि अभी करंट ओनर है, उसमें ये मैटर आप लिखवाइए और इसमें साथ के साथ ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना पड़ेगा, तब जाकर जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाई होगा इस केस में। तो इसमें आप एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट लगा देंगे और एक एनओसी लगा देंगे, साथ में ही ओनर के आधार और पैन की अटेस्टेड कॉपी उनके द्वारा आप इसमें वो भी लगाएंगे। तो इट विल बी ईजी फॉर जीएसटी ऑफिसर टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ केस। ठीक है, तो इसमें ये दो केसेस बनते हैं एज पर मी। तो इन दोनों केसेस का मैंने आप बताया, प्लस इसमें साथ में आप ये भी कर सकते हैं, जो पहला केस है डेथ का केस था, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो अभी करंट ओनर है जो उनके सन है लीगल हायर, उनके द्वारा भी एक एनओसी ले सकते हैं और उनके आधार पैन की अटेस्टेड कॉपी आप लगा सकते हैं एडिशनली, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन आने के चांसेस रहे ही ना। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने लगाना है वो आप लेटेस्ट लगाइए विद इन 2 मंथ्स का, और वो क्लियर होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। जीएसटी ऑफिसर को कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई कि वो डॉक्यूमेंट्स ब्लर हैं, तो वो इस केस में भी हो सकता है आपसे क्लैरिफिकेशन मांगे कि आप प्रॉपर लेजिबल और विजिबल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जो भी डॉक्यूमेंट आप फाइल कर रहे हैं वो आपके लेजिबल और विजिबल होने चाहिए। इसके बाद क्या होता है, कई केसेस में ये सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी जीएसटी ऑफिसर क्लैरिफिकेशन मांग लेते हैं कि आप जो ओनर है, प्रॉपर्टी के ओनर है, जो कि बिजनेस प्रीमाइसेस के ओनर है, उनका आधार कार्ड मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड पे सेल्फ अटेस्टेड करा के हमें दीजिए। तो आप अगर चाहें तो रेंट एग्रीमेंट के साथ ही जो दोनों टेनेंट है और ओनर है, दोनों के आधार और पैन की अटेस्टेड कॉपी साथ में रेंट एग्रीमेंट के साथ में आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे आप बाद में क्लैरिफिकेशन ना फेस करें। अगर आप ऑलरेडी चाहते हैं तो इसको आप ऑलरेडी कर सकते हैं, इट वुड बी बेटर फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।